हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो थी क्वांटम संख्याएं। और क्वांटम संख्याओं में अपने ने दो प्रकार की क्वांटम संख्याएं डिस्कस कर ली थी। क्वांटम संख्या जो है चार प्रकार की होती है। पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल n से दर्शाते हैं। दूसरी क्वांटम संख्या जो होती है वो होती है द्विंशीय क्वांटम संख्या और इसे स्मॉल l से दर्शाते हैं। और उसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या जो है वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। उसके बाद जो चौथी क्वांटम संख्या होती है वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या जिसे s से दर्शाते हैं। n और l के बारे में अपने पढ़ लिया था। उसके बाद में आज अपने स्टार्ट करेंगे तीसरी क्वांटम संख्या और वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो देखो जरा चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान अपने कैसे निकालेंगे। तीसरी क्वांटम संख्या है अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या और जिसे m से दर्शाते हैं। m की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक। तो ये जो मैग्नेटिक शब्द जो लिया है ये क्या है, चुंबकीय होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म अपनों ने इसको बना लिया m। अब देखो ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो त्रिविम में कक्षक के या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताती है। किसको बताती है? अभिविन्यास को। तो देखो इसको अपने कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे। आपने पहले n का मान निकाला। n का मान अगर 0 होता है, n का मान 0 नहीं होता, n का मान अगर 1 होता है तो l का मान 0 होता है। n का मान 1 है तो इसके लिए l का क्या मान होगा? 0। और ये कहाँ से आया था? मैंने आपको बताया था 0 से n-1 होता है l का मान। l का मान क्या होता था? 0 से n-1 ये होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1 1 1 0, तो 0 से 0। ठीक है। अब 0 जो होता है तो उसके लिए जो कक्षक है वो होता है s। वो क्या होता है? s। और n बराबर इसके लिए m का मान जो है, m का मान कैसे निकालेंगे? तो देखो m का मान होता है -L2 प्लस L। -L2 प्लस L। m का मान अपने कैसे नोट करेंगे? m का मान निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? -L से प्लस L तक। ठीक है। तो देखो 0 जो है उसका प्लस और माइनस कुछ भी बनाओ यही रहता है। तो m का मान क्या होगा? 0। ठीक है। उसके बाद में अगर n का मान 1 है तो l का मान कितना था? या n का मान 2 है तो l का मान कितना था? 0 और 1। अगर 0 है तो s कक्षक है और 1 है तो p कक्षक है। ठीक है। उसके बाद में m का मान अगर 0 है l का मान तो इसका मान भी 0 रहेगा। और अगर l का मान 1 है तो m का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। देखो -L से प्लस L। अब l का मान कितना है? 1। तो इसको कंटिन्यू लिखना है अपनों ने। -L से लेकर कहाँ तक जाएंगे अपने? प्लस L तक। तो -1 0 और +1 ये इसके मान होते हैं। ठीक है। 3 मान है अपने पास m के। और उसके बाद में n का मान अगर अपने पास 3 है तो l के क्या क्या मान होंगे? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अगर 0 है तो s कक्षक होता है, 1 है तो p होता है और 2 है तो कौन सा कक्षक होता है? d कक्षक होता है। ठीक है। इसके लिए m का मान कैसे निकालेंगे?
ये तो अपने को पता चल गया कि अगर l का मान 0 है तो m का मान भी 0 होता है, l का मान 1 है तो m का मान कितना होगा, -1, 0 और +1। और अगर यहाँ पर 2 है तो देखो 2 से लेकर -2 से लेकर +2 तक चलना है अपने को। कहाँ से, -2 से लेकर कहाँ तक जाना है, +2 तक। कैसे जाएंगे देखो जरा, m का मान कैसे है, -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये इतने 5 मान होते हैं। कितने मान होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद में बात करते हैं अपने कि अगर अपने पास n का मान जो है वो 4 है तो l का मान क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। l का मान कैसे निकाल लेते थे अपने, 0 से लेकर n-1 तक। n-1 कितना हो गया, 3। तो 0 से लेकर 1, 2 और 3 तक अपने जो मान होंगे वो किसके होंगे, l के। और l कौन सी संख्या होती है, दिंगशीय क्वांटम संख्या। इसके लिए m का मान क्या होगा, यहाँ पर s कक्षक होता है, यहाँ पर p होता है, यहाँ पर d होता है। और अगर l का मान 3 है तो कक्षक कौन सा होगा, f कक्षक होता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अपने m का क्या क्या मान होगा। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर m का मान क्या होगा, -1, 0 और +1 होगा। यहाँ पर m का क्या क्या मान होगा, -2, -1, 0, +1 और +2, यहाँ तक होता है। अब देखो l का मान 3 है तो m का मान कैसे निकालेंगे, माइनस से लेकर अपने को चलना है प्लस तक। तो पहुँचो जरा, m बराबर कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। टोटल कितने मान होंगे इसके, 7 मान होंगे। कितने होंगे, 7। तो देखो अब ये जो है, अब सिर्फ अपने इसकी बात करेंगे, ठीक है, कि m के मान क्या क्या आ सकते हैं। यहाँ पर इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। अब ये मान आते हैं और क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये देखो जरा। आपके पास l का मान है 0 तो m का मान कितना होगा, 0। ठीक है, आपके पास l का मान है 1 तो m का मान क्या होगा, -1, 0 और +1। आपके पास l का मान है 2 तो m का मान क्या क्या होगा, -2 से लेके +2 तक। -2, -1, -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, आपके पास l का मान जो है स्मॉल l है, सॉरी ये, ठीक है, आपके पास l का मान है 3 तो m का क्या क्या मान हो सकता है, -3, -2, -1, 0, +1 और +2। ये जो टोटल मान है ये कितना है, 1। ये कितने हैं, 3। ये कितने हैं टोटल, 5। और ये कितने हैं, 7। तो अब देखो मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि l का मान 0 है तो s कक्षक होता है, l का मान 1 है तो p होता है, l का मान 2 है तो d होता है, l का मान 3 है तो कौन सा कक्षक होता है, f कक्षक होता है। तो इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो s है वो एक ही प्रकार का होता है, उसकी आकृति होती है गोलाकार। और P जो है उसकी आकृति भी अपनों ने बात की थी, उसकी आकृति होती है डंबलाकार। और P के 3 कक्षक होते हैं, Px, Py और Pz। तो P के 3 कक्षक हैं तो M के भी 3 मान होंगे। ठीक है, और जो P है उसके, और अगर अपने बात करते हैं D की, ठीक है, D की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, D जो है उसके 5 उपकोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो जरा, dxy, dyz, dxz, dx², y² और dz²। टोटल कितने हो गए, 5 उपकोष होते हैं। तो ये जो है m के भी अपने को कितने मान मिले, 5 मान। ठीक है, और f जो होता है उसकी आकृति जटिल होती है और उसके कौन कौन से उपकोष हैं ये अपने को नहीं पढ़ना, सिर्फ उसके ये ध्यान रखना है कि f के कितने उपकोष होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पर m के भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -3, ये हो टोटल कितने हो गए, 7 मान हो गए। तो अपनों ने अभी तक 3 प्रकार की क्वांटम संख्याएं पढ़ ली। कौन कौन सी, मुख्य क्वांटम संख्या, और उसके बाद दिंगशीय क्वांटम संख्या, उसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब अपने लास्ट क्वांटम संख्या देखते हैं और वो होती है चक्रण क्वांटम संख्या। चौथे प्रकार की क्वांटम संख्या है, उसका नाम होता है चक्रण
क्वांटम संख्या। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या जो है इसका मान अपने कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे और ये होता है एस, ये क्या होता है एस होता है। ठीक है, स्पिन बोलते हैं इसे। तो देखो अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए, ये नाभिक है, ये कक्षक हैं इसके, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कक्षकों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, आपने ये पढ़ा है या आपने ये सुना है कि ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। तो उससे संबंधित है ये चौथे प्रकार की क्वांटम संख्या, और इसका नाम होता है चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये चक्कर कैसे लगाते हैं, देखो जरा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और एक जो उपकोष होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपने, कितने भर सकते हैं 2। तो उसमें क्या करेंगे, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सोचो आप इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके सामने से आता है ऐसे। ठीक है, तो दोनों का चक्रण क्या हो गया, विपरीत हो गया। एक को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, जैसे ये जो है ये घड़ी जो होती है उसकी सुई की दिशा में चल रहा है, घड़ी की सुई इस दिशा में चलती है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में चल रहा है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनका हो गया चक्रण। अब s का मान कैसे निकालेंगे, s के सिर्फ 2 मान होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है +1/2, दूसरा होता है -1/2। तो +1/2 और -1/2 है इसके मान। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये जो प्लस और माइनस है ना, ये प्लस और माइनस जो अपने मैथ में यूज करते हैं वो वाले नहीं है, इसका मतलब है इनकी दिशा। प्लस और माइनस का मतलब क्या है, दिशा। दिशा का मतलब कैसे कि भाई एक तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक तो घड़ी की दिशा में घूमेगा और दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, तो ये अपने चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं होगी। अब अपनी बात करते हैं कि अगर अपने को कोई एक एग्जाम्पल पूछा जाए या क्वेश्चन यहाँ से कैसे आ सकता है क्वांटम संख्याओं पर, तो देखो जैसे क्वेश्चन आ सकता है ये कि आपको जैसे 2p5 कोई भी कक्षक है, इसके लिए क्वांटम संख्याओं के मान लिखो, इसके लिए क्वांटम संख्याओं के मान लिखो, क्वांटम संख्याओं के मान लिखो। ठीक है, तो देखो आपके पास है यहाँ पर 2p5। अब आपको n का मान लिखना है, आपको l का मान लिखना है, आपको m का मान भी लिखना है, आपको s का मान भी लिखना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो संख्या लिखी होती है ना, ठीक है, ये टॉपिक अपने पढ़ेंगे। ये 2p5 कहाँ से आया, ये होता है इलेक्ट्रॉनों का, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने कक्षकों में कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वही आएगा। तो अब उसके बाद देखो n जो है इसका मान, ये जो संख्या है इसका मान होता है, n का मान क्या है 2। n का मान अगर 2 है तो l के कौन कौन से मान हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए। आपको अगर 0 और 1, 0 और 1 ये 2 मान होते हैं, परंतु यहाँ पर कक्षक कौन सा दिया हुआ है, p कक्षक दिया हुआ है, तो l का यहाँ पर 0 वाला मान नहीं होगा और l का सिर्फ कौन सा मान होगा 1, l का कौन सा मान होगा 1। अब अगर l का मान 1 है तो आपके पास m के कौन कौन से मान होंगे, -1, 0 और +1। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन भरो, ये जो p कक्षक होता है इसके 3 उपकोष होते हैं, px, py और pz। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने डिब्बे बनाए हैं इसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब इसका मान क्या हुआ, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मान अपने m के मान 3 मान हो सकते हैं। अब इसमें से आप px, py और pz इनको आगे पीछे करके कहीं भी लिख सकते हो, सॉरी। तो देखो जरा ये हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई s जो है उसके कौन कौन से मान होंगे। अब s के 2 मान होते हैं, कौन कौन से मान होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, एक तो होता है +1/2 और दूसरा होता है -1/2। तो s के कौन कौन से मान होते हैं, +1/2 और -1/2। तो अब देखो
यहाँ पर अपनों ने इस इलेक्ट्रॉन के लिए करना है, क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन यही तो आया, ठीक है। तो इसके लिए मान क्या होगा, +1/2 और -1/2। ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर अपने +1/2 लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, -1/2। पहले वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर +1/2 लिखा है तो दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, -1/2, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि 2p5 जो है उसके लिए क्वांटम संख्याओं के मान क्या क्या हो सकते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट, क्वांटम संख्याएं। उसके बाद में अपने कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो पढ़ेंगे, और वो पहली परिभाषा है और वो आती है न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, देखो नाभिक के अंदर कोई भी जो परमाणु है उसके नाभिक में उपस्थित जो जो कण होते हैं उनको इकट्ठा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो क्या होता है, नाभिक में उपस्थित कण, नाभिक में उपस्थित कण जो होते हैं उनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर अपने एक परमाणु की बात करते हैं तो उसके नाभिक में 2 प्रकार के कण होते हैं। ये बीच वाला नाभिक होता है, 2 प्रकार के कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। कौन कौन से, प्रोटॉन और दूसरा कण होता है न्यूट्रॉन। इस प्रकार के कण होते हैं, इन दोनों को इकट्ठा अपने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, नाभिक में। देखो मैंने P जो लिखा है उसके ऊपर प्लस लिखा है, N जो लिखा है उसके ऊपर 0 लिखा है। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश हैं, ठीक है। आवेश का मतलब कैसे, प्रोटॉन के ऊपर प्लस लिखा है तो ये धन आवेशित कण होता है, धन या तो धनात्मक लिख सकते हैं, धन आवेशित कण, धन आवेशित कण होता है कौन, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन क्या है, यहाँ पर उदासीन प्रकार का कण होता है, ठीक है। तो ये अपनी परिभाषा थी पहली, न्यूक्लियॉन। उसके बाद में दूसरी परिभाषा जो आती है और वो है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। तो देखो परमाणु क्रमांक के बारे में अपने क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है, आवर्त सारणी में परमाणुओं को एक क्रम से व्यवस्थित किया गया है और वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। मतलब कोई भी जो तत्व है उसका जो नंबर है कि वो तत्व आवर्त सारणी में कितने नंबर पर आता है उसे अपने परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसको लिखने का अलग तरीका है, कैसे लिखते हैं, जैसे इसको लिखते हैं Z, X और A। ये जो यहाँ पर Z लिखा है ये होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक। X जो है वो होता है तत्व, और ये जो A लिखा है ये होता है परमाणु भार। क्या होता है, परमाणु भार, या इसका एक नाम और होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो देखो अब ये ऐसे अपने तत्वों को ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसे देखो मान लो आपने हाइड्रोजन लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 1H1। आपने हीलियम लिखना है तो कैसे लिखोगे, 2He4। आपने कार्बन लिखना है तो कैसे लिखोगे, 6C12। आपने नाइट्रोजन लिखना है तो कैसे लिखोगे, 7N14, ठीक है। तो ये जो नीचे जो मैंने नंबर लगाए हैं ना, ये है इनके सबके परमाणु क्रमांक। इन सब के क्या है, परमाणु क्रमांक। बीच में जो लिखे हैं वो क्या है, देखो X किसको दर्शाता है, तत्व को। तो ये हाइड्रोजन तत्व है, ये हीलियम है, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है। ऊपर जो संख्याएं लिखी है मैंने 1, 4, 12 और 14, ये क्या होता है, परमाणु भार। मतलब ये 1, 2, 6, 7 ये जो लिखे हैं ये क्या है, यहाँ पर Z बीच वाले तत्व हो गए, और ये जो संख्याएं अपनों ने लिखी हैं ये क्या है, A का मतलब क्या होगा, A का मतलब होता है परमाणु भार, ठीक है। कोई भी जो तत्व होता है उसमें कितना भार होता है उसको लिखते हैं अपने ऊपर, तत्व के ऊपर। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसे लिखो, या कई बार आपको बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा ZXA। तो ऊपर जो संख्या लिखी है ना वो चाहे तत्व के इस साइड लिखो इस साइड लिखो, दोनों ही सही होती है, ठीक है। काफ़ी पहले क्या होता था कि इसको ऐसे लिखा जाता था, तो कई बुक्स में तो ये पहले वाला सिस्टम चल रहा है। अब जो नई बुक्स आ रही हैं उसमें क्या है कि इस A को यहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया, तो ZXA ये लिख देते हैं अपने, ठीक है। अब देखो
अगर अपने बात करें परमाणु क्रमांक की, तो परमाणु क्रमांक किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक, ये जो है कोई भी जो तत्व होता है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को बताता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्रमांक जितना जिस तत्व का होगा, अगर परमाणु उदासीन है तो मतलब परमाणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होना चाहिए। अगर आवेश नहीं है, उदासीन है, तब क्या होगा कि उस परमाणु का परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। क्या बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर परमाणु उदासीन है तो परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक चीज और, क्या? प्रोटॉन की संख्या भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, आपके पास एग्जाम्पल है 6C, 6 कार्बन, ठीक है। कार्बन, ये है कार्बन का परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना है? वो भी 6 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? वो भी 6 है। और प्रोटॉन की संख्या कितनी है उसमें? वो भी 6 है। और इसकी शर्त ये है कि जिस तत्व की बात अपने कर रहे हैं वो उदासीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उदासीन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इसी के साथ में एक टॉपिक है और वो है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या की अपने एक साथ ही बात कर लेते हैं। अब देखो, जैसे ये तत्व है, इनके नीचे जो संख्या लिखी जाती है वो परमाणु क्रमांक होता है, जिसे Z से दर्शाते हैं। और उसके बाद में ऊपर जो संख्या लिखी है उसको A से दर्शाते हैं। और ये वाली जो संख्या है इसको अपने क्या बोलते हैं? परमाणु भार। अब देखो, आपको ये तो पता है कि एक जो परमाणु होता है उसमें 3 प्रकार के कण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर परमाणु क्रमांक से अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल ली, परमाणु क्रमांक से अपनों ने प्रोटॉन की संख्या निकाल ली। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए अपने को कुछ और एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। न्यूट्रॉन की संख्या, देखो न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो होती है A माइनस जेड। A माइनस जेड, ए क्या था? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। उसमें से क्या माइनस करेंगे? जेड माइनस करेंगे, तो किसकी संख्या आएगी? न्यूट्रॉन की। एग्जाम्पल देखते हैं अपने। देखो, जैसे आपके पास था 6C12, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लें। कैसे निकालेंगे जरा देखो। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? ये इसका परमाणु क्रमांक है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 6। अगर परमाणु क्रमांक है उतने उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं 6। न्यूट्रॉन क्या है? ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या जब माइनस करेंगे तब आती है न्यूट्रॉन की संख्या। 12 माइनस 6 बराबर कितना हो जाता है? 6। तो अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सभी की संख्या क्या मिली अपने को? बराबर मिली। परंतु ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि सभी जितने भी तत्व हैं अपने आवर्त सारणी में, उसमें सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो। ठीक है, तो देखो ज़रा इसको अपने कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा कोई जिसमें संख्या अलग अलग मिले आपको। एक एग्जाम्पल है सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है 23। ठीक है, अपनी बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसके परमाणु भार होता है 27। ठीक है, तो अब देखो अपने सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने? परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास? 11। ठीक है, प्रोटॉन भी कितने हैं अपने पास? 11। और न्यूट्रॉन जो हैं वो कैसे निकालेंगे? ऊपर वाली संख्या मतलब परमाणु भार में से अपने क्या माइनस करेंगे? परमाणु क्रमांक माइनस करते हैं। कर दो जरा, 23 में से आप 11 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 12। अब देखो ये संख्याएं अलग अलग होगी। इलेक्ट्रॉन कितने? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 11। और न्यूट्रॉन कितने मिले अपने को? 12। तो इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन भी 6 था, प्रोटॉन भी 6 था और न्यूट्रॉन भी कितना था? 6। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? बराबर हो।
अगर कोई तत्व उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो बराबर हो सकती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी बराबर नहीं होगी, ठीक है, कुछ तत्वों को छोड़कर। अब जैसे दूसरा एग्जांपल अपने पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, जो परमाणु क्रमांक है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। तो इसमें 13 तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं? 13 ही प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 27 माइनस 13, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 14। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो बराबर आ रही है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ रही है? अलग आ रही है। तो इसमें आपको परमाणु भार अगर याद है सभी तत्वों का, तो उसमें आपको कि कोई भी तत्व दे दिया जाए उसमें आप उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें प्रोटॉन की संख्या और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का अपना टॉपिक था। इसमें अपनों ने क्वांटम संख्याएं कंप्लीट की है और इसमें अपनों ने कुछ परिभाषाएं देखी हैं, और वो कौन कौन सी है? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूक्लियस में उपस्थित कण। न्यूक्लियस क्या होता है? नाभिक। नाभिक में उपस्थित कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कक्षकों में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद अपनों ने परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या देखी। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के बारे में अपने बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं ये आज अपनों ने यहाँ से सीखा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर।